आज हम पेपर 2 का पार्ट 4 पॉलिटिकल थिंकर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखेंगे। तो इनको कवर करते टाइम हमें कौन कौन से डायमेंशन देखना है, सबसे पहले हम उस चीज़ को देखते हैं। फर्स्टली इनका पहले हम जीवन परिचय देखेंगे थोड़ा सा, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान एवं भूमिका कि उनने किस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, किस तरीके से उन्होंने देशी रियासतों के एकीकरण में अपना योगदान दिया, किस तरीके से उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया, भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने कौन कौन से इनपुट्स दिए जो हमारे आज कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं। इसके बाद हम इनके कुछ राजनीतिक विचार देखेंगे, इसके बाद हम कुछ सामाजिक विचार देखेंगे, इसके बाद हम कुछ आर्थिक विचार देखेंगे। तो ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार हैं उनके लिए हम पार्ट 2 में देखेंगे। अभी नॉर्मल पार्ट ए जो हमारा आज वीडियो का बनने वाला है उसमें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन परिचय और उनका योगदान और भूमिका का विश्लेषण करेंगे। अब हमें ये बात याद रखनी होती है कि जब हम किसी भी थिंकर को पढ़ते हैं, थिंकर को पढ़ते टाइम हमें ये पता होना चाहिए कि उस थिंकर का जो बैकग्राउंड है, जिस इन्वायरमेंट में वो पला बड़ा है, जैसे उसका एटीट्यूड डेवलप हुआ है, उसी तरीके से उसके विचार उसके कार्यों में परिलक्षित होंगे। उसी तरीके से उसके हर थॉट, उस थिंकर के हर थॉट वो उसके कार्यों में परिलक्षित होंगे। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारकों से प्रभावित होंगे, क्योंकि वो गांधीवादी विचारों के इन्फ्लुएंस में थे। उनका जो एटीट्यूड डेवलप हुआ वो गांधीवादी विचारों के इन्फ्लुएंस में था। तो कहीं ना कहीं जो गांधीवादी विचार हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से सिमिलरिटी रखेंगे। कहीं ना कहीं जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो उदारवादी विचारकों से समानता रखेंगे, क्योंकि ये उदारवादी फेज के नेता हैं। यदि पहली बात तो हम उस तरीके से देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हमें कुछ भी नहीं आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो हमने थोड़ा बहुत जो प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है, हम उस प्रीलिम्स के नॉलेज के बेसिस पे अपना आंसर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है, जब हम अपना MCQ सॉल्व करते हैं लूसेंट वाला, उसमें कहीं ना कहीं हम कराची अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं कि 1931 में एक कराची अधिवेशन हुआ था, एकमात्र सेशन था जिसकी अध्यक्षता हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उसके बाद हम मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति की बात पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पता रहता है कि उसकी अध्यक्षता जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। इसके अलावा हम थोड़ा बहुत बारदोली सत्याग्रह के बारे में भी पढ़ लेते हैं, और इसका फेमस कोट कि महिलाओं ने उनको वो सरदार की उपाधि दी थी। तो इन 3 इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यदि हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले जब हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उस बेसिस पे हम पढ़ के देखते हैं, और जब हमारे पास कंटेंट है, नॉलेज है, उस बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते देखते हैं। समझ लो हमारे पास क्वेश्चन आया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो अब इसमें ना हमारे पास कोई स्पेसिफिक उन्होंने नहीं पूछा है, सिर्फ भूमिका का वर्णन बोल दिया है। तो हम इसमें अब हमारे पास नॉलेज नहीं है कि हमारे पास राजनीतिक विचार क्या होंगे। तो राजनीतिक विचारों में कहीं ना कहीं ये मौलिक अधिकारों की उप समिति के यदि यह अध्यक्ष हैं, तो इनके कहीं ना कहीं अब हम इतना सोच सकते हैं कि इन्होंने मौलिक अधिकारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। कहीं ना कहीं इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और अस्पृश्यता संबंधी किसी मुद्दे पे बात की होगी। इसी तरीके से यदि हम बारदोली सत्याग्रह देखते हैं, तो बारदोली सत्याग्रह, अब मैक्सिमम जो किसान आंदोलन हुए हैं वो क्यों हुए हैं, ये सभी को पता है कि जब किसानों के समक्ष लगान संबंधी कोई समस्या आई है, लगान में वृद्धि हुई है या फिर एक्स्ट्रा लगान वसूला गया है, उस टाइम पे हमारा सत्याग्रह हुआ है। तो फिर जो नेता थे उन्होंने, उनकी एक ही मांग रही है हमेशा कि जो किसानों का लगान संबंधी मुद्दा है वो रिजॉल्व किया जाए। तो इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। और सबसे मेन, ये सभी को भी पता है कि देशी रियासतों के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं ये हमारे देश के राष्ट्रीय एकता के निर्धारक होंगे। और एक बात भी हम सभी पढ़ते हैं कि इनको प्रशासनिक सेवा का जनक बोला जाता है, मतलब इन्होंने सिविल सर्विसेज से रिलेटेड भी कुछ रिफॉर्म किया होगा। इस तरीके से हम ना जानते हुए अपने क्वेश्चन में 5 मार्कर के क्वेश्चन में, 5 मार्कर के क्वेश्चन में तो हम काफ़ी हद तक डील कर जाएंगे। 11 मार्कर में भी हम इतना लिख देंगे कि हमारे मार्क्स आ जाएं। तो अब हम कंटेंट के बेसिस पे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म हुआ है वो 31 अक्टूबर 1975 को हुआ है, और जिसको हम आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनका जो जन्म हुआ है वो गुजरात के नाडियार ग्राम में हुआ है।
यदि इनको सम्मान देखें तो कौन कौन सम्मान दिए गए हैं, तो इनको भारत रत्न दिया गया है मरणोपरांत। इनको अन्य नामों से क्या क्या नामों से जाना जाता है, तो ये कहीं जो भारतीय राष्ट्रीय एकता के शिल्पी कहे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया प्रशासनिक सेवा के जनक कहे जाते हैं, ये लौह पुरुष कहे जाते हैं, ये भारत के बिस्मार्क भी कहे जाते हैं। और सभी को पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूर्ति है वो भी इनके नाम पे बनाई गई है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए ये स्टैचू ऑफ यूनिटी इनके नाम पे बनाई गई है। अब हम ये देखेंगे कि इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कहाँ कहाँ भूमिका निर्वहन की है, देशी रियासतों के एकीकरण में भूमिका इनकी क्या रही है, और संविधान के निर्माण में इनकी भूमिका कहाँ रही है। तो जब हम इनकी भूमिका विश्लेषण करते हैं तो हम इन 3 बेसिस पे इनके योगदान को देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान देखते हैं। तो इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह में इनकी भूमिका का हम विश्लेषण आगे स्लाइड में ही पढ़ेंगे। जो 1917 और 18 के टाइम इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह में पार्ट लिया था। 1922 का जो हमारा नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ था उसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे ही 1924 का जो बोरसद सत्याग्रह हुआ उसमें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे ही इन्हें कई अन्य क्षेत्रों में, जैसे गुजरात बाढ़ संकट, बोरसद प्लेग, और अपने अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष भी बने थे। 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। इन्होंने किसानों के इस बीच में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किसानों के बीच में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। और सबसे पहले और सबसे मेन इन्होंने 1931 में जो कराची अधिवेशन में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी मांग रखी थी, और कराची सेशन के हेड रहे थे, चेयरपर्सन रहे थे, उस टाइम के प्रेसिडेंट रहे। और 1941 में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में पार्ट लिया, और व्यक्तिगत सत्याग्रह के टाइम इनको जेल जाना पड़ा था। सेम ये 1942 के टाइम जब हमारे सारे लीडर्स गिरफ्तार हो गए थे, और उस टाइम पे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे जिनको गिरफ्तार हुए और इनको जेल जाना पड़ा। मेनली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारकों का प्रभाव रहा है। जैसे ही ये गांधी जी के संपर्क में आए तो इन्होंने गांधी जी ने जो मार्ग बताया उसी का अनुसरण किया, और जब इनको एक दृढ़ नायक की भूमिका का निर्वहन करने मिला तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से संभाला, और अपनी जो सूझबूझ थी, अपनी जो योग्यता थी, उनसे सभी लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस किया। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो कहीं ना कहीं भारत विभाजन के विरोधी रहे हैं। पर क्या हुआ था कि जब 1 वर्ष का इन्हें अंतराल देख लिया कि भारत में जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हो गया, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कर दी गई, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ सांप्रदायिक दंगे फैल रहे हैं, चारों तरफ आगजनी हो रही है, हिंसाएं हो रही हैं, तो इनको ऐसा लगा कि अब भारत की स्वतंत्रता की आड़ में यदि सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिल रहा है, इतनी हिंसा हो रही है, तो इससे बेहतर यह है कि सांप्रदायिकता की आग से देश को बचाने के लिए और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं भारत का विभाजन अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होगा तो भारत कई टुकड़ों में वैसे भी टूट जाएगा। अतः फाइनली जाके ये भारत विभाजन के पक्षधर हो गए, और इनका सपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने भी किया उस टाइम पे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के विरोधी रहे थे, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक आइडियोलॉजी है, उनका यह है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। परंतु उनको ऐसा लगता था कि जो मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता और अखंडता विरोधी है, और उनके जो विचार थे वो कहीं ना कहीं देश की एकता अखंडता को भंग करने के लिए थे। और साथ ही ऐसा नहीं था कि इन्हें सिर्फ मुस्लिम लीग का विरोध किया, जो हिंदू संगठन थे उनको भी कोई अव्यवस्था फैलाने नहीं दी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इनको ऑल्दो सभी लोग ऐसा बोलते थे कि ये मुस्लिम विरोधी है, पर ये हमेशा तटस्थता की नीति ही रखते थे मुस्लिम के लिए। इनके मन में मुसलमानों के प्रति जो विचार थे वो भी कहीं ना कहीं उनको भी एक राष्ट्रीय एकता के सूत्र में ये बांधना चाहते थे। उनके लिए भी इनके मन में जैसे अन्य विचारों को लेकर राष्ट्रीयता की भावना थी, मुसलमानों को लेकर भी वही उनके मन में विचार थे। यदि हम इनकी विदेश नीति भी देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विदेश नीति देखते हैं, तो इनकी विदेश नीति भी हमें काफ़ी हद तक दूरदर्शी दिखाई देती है। इन्होंने जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने के लिए भी बोला था। और जैसे हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे वो
चीन को अपनी बहुत मित्रता की दृष्टि से देखते थे, तो जिनको कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था जो हमारे युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध। तो कई बार पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे जो नेहरू जी थे, उनको बहुत बार सचेत कर चुके थे चीन के संबंध में। तो इनकी दूरदृष्टि इतनी ज़्यादा थी कि इनकी विदेश नीति की समझ इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने पहले ही सचेत किया था, उसके खतरे के बारे में पहले ही नेहरू को बता दिया था। उसके बाद ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने हमारे देश के उप प्रधानमंत्री और का पद पद दिया गया था उनको स्वतंत्रता के पहले अंतरिम सरकार में, जिसका इनने बखूबी बहुत राजनीतिक सूझबूझ, व्यवहारिक कुशलता, राजनीतिक कुशलता, इन सब का यूज़ करके, और इनके समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती थी देशी रियासतों का एकीकरण, उनके एकीकरण में इनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा है। तो ये कुछ हमारा राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा, जिसको हम इतने पॉइंट्स में समझ सकते हैं। कभी यदि लिखने आता है एग्जाम में 5 मार्कर ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो कुछ एक हम ये आंदोलनों को मेंशन कर देंगे, भारत विभाजन संबंधी इनकी थॉट्स को मेंशन कर देंगे, और विदेश नीति संबंधी भी हम मेंशन कर सकते हैं। देशी रियासतों का एकीकरण। अब देशी रियासतों के एकीकरण में क्या भूमिका रही? जब हमारा भारत स्वतंत्र होने वाला था, माउंटबेटन प्लान आ चुका था। 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन ने घोषणा की कि वो भारत को स्वतंत्र कर देगा, तो उस समय भारत की स्वतंत्रता के पहले जो सबसे बड़ी भारत के समक्ष चुनौती थी कि हम इतनी सारी देशी रियासतें, जो 562 देशी रियासतें हैं, उनका विलय कैसे करेंगे, उनको हम कैसे मनाएंगे। तो उस समय एक पर्सनैलिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश की राष्ट्र एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि अस्थाई सरकार का गठन, अस्थाई सरकार में 27 जून 1947 को एक नए विभाग का गठन होता है, जिसको देशी रियासतों का कार्यभार इनको सौंपा जाता है, और इनका साथ में सचिव जो बीपी मेनन थे, उनको मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा जाता है। फिर इसने इस देशी रियासतों के एकीकरण के संबंध में जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस सूझबूझ का परिचय देते हैं, और देशी रियासतों की जो इच्छा थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हमारे पास वो अलग अलग रियासतों का राज्य रहेगा, उन सभी को एकीकरण के पक्ष में मोड़ लेते हैं। तो इस संबंधी उनने जो अपील की कुछ देशी रियासतों के एकीकरण संबंधी, उनको देशी रियासतों को बहुत तरीके से धमकाया भी कि यदि आप सहयोग नहीं करोगे तो ऐसा ना हो कि जनता भड़क जाए और फिर हम आपके समर्थन करने में समर्थन नहीं कर पाए, भारत में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऐसा समझाया। फिर जब नहीं माने तो बहुत सारे इन्होंने देशी रियासतों के संबंध में एक अपील रखी कि आप 3 विषयों को छोड़ के, कौन कौन से? विदेशी संबंध, सेना और संचार, और इनको छोड़ के आप भारतीय संघ में अपना विलय कर लो। ये 3 अपने पास रखो, बाकी आप इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पे साइन करो। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पे साइन करो। तो ये कदम जो था वो कहीं ना कहीं इनकी कूटनीतिक और रणनीतिक समझ का परिणाम था। तो स्वतंत्रता के टाइम 1947 तक हमारे समक्ष लगभग सभी देशी रियासतों का विलय हो जाता है, उसमें कुछ रियासतों को छोड़कर, जिसमें भोपाल, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, इन 4-5 रियासतों को छोड़कर बाकी सभी रियासतों का विलय कर लिया जाता है। पर हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती रहती है इन देशी रियासतों का विलय करना। तो जूनागढ़, सबसे पहले हमारे समक्ष चुनौती आती है जूनागढ़ को मिलाने की। तो जूनागढ़ जहाँ बहुसंख्यक प्रजा थी और अल्पसंख्यक, मतलब एक जो मुस्लिम राजा था, बहुसंख्यक हिंदू प्रजा थी और अल्पसंख्यक मुस्लिम राजा था, उसके वो जो अल्पसंख्यक मुस्लिम राजा था वो पाकिस्तान में विलय करना चाहता था, पर जो बहुसंख्यक हिंदू प्रजा थी वो भारत में रहना चाहती थी। तो इस समय जब वहाँ की जनता अपने राजा के अगेंस्ट में विद्रोह कर देती है, तो उस विद्रोह का फ़ायदा उठाकर जो हमारे उस टाइम पे अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जनमत संग्रह कराकर जूनागढ़ को हमारे भारत में विलय कर लेते हैं। और इसी टाइम पे जो हमारा जूनागढ़ का नवाब है वो भागकर पाकिस्तान चला जाता है। इस तरीके से हमारे जूनागढ़ के विलय की समस्या समाप्त हो जाती है। अब आगे हैदराबाद के विलय की समस्या आती है। हैदराबाद का निज़ाम अपनी रियासत पे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पे साइन करने को तैयार नहीं था। तो इस समय एक
सरदार वल्लभ भाई पटेल एकमात्र देसी रियासत है जहाँ पे थोड़ा बल का प्रयोग करते हैं और सेना भेजकर ऑपरेशन पोलो चलाते हैं। तो उस टाइम पे निजाम मजबूर होकर आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है और आत्मसमर्पण के द्वारा इस तरीके से हम हैदराबाद का विलय कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, और हमारे पास अब थर्ड देसी रियासत आती है जिसके विलय के लिए हमें समस्या थी। तो उस टाइम पे क्या था कि जो वहाँ का राजा था हरी सिंह जो चाहता था कि वो स्वतंत्र है, वो ना भारत में मिलना चाह रहा था, ना पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। वो अपनी जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी, जो स्वतंत्रता थी, उसको यथास्थिति बनाए रखना चाहता था। तो फिर वह 15 अगस्त 1947 से 22 अक्टूबर 1947 तक स्वतंत्र रहता है, अपने डिसीजन खुद रखता है। लेकिन क्या होता है कि फिर जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना कश्मीर पर आक्रमण कर देती है और जो कश्मीर के राजा थे वो उस सेना का सामना करने में अक्षम महसूस करते हैं। तो उस समय वो जो हमारे हरी सिंह राजा हैं, वो भारत की ओर सहायता मांगते हैं। तो उस समय भारत 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सहायता की अपील करते हैं। तो उस समय भारत एक शर्त रखता है। भारत ये बोलता है कि आप जब इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दोगे तो हम आपको सहायता देंगे, आपको उसी कंडीशन में सहायता देंगे जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पे साइन करोगे। तो इस तरीके से राजा जो कश्मीर के राजा हरी सिंह इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन कर देते हैं और उसी रात में जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते हैं कि कब कश्मीर ने हमारे साथ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया है और उनको फिर हमारे साइड से सैनिक सहायता भेजी जाती है और कश्मीर से पाकिस्तानी सेना अपनी पीछे हट जाती है और कश्मीर सेफ हो जाता है। उस तरीके से कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है। अब एक लक्षद्वीप था। लक्षद्वीप की स्वतंत्रता से भारत अनभिज्ञ था और जो लक्षद्वीप के लोग थे वो मुख्य धारा से कटे हुए थे और बहुत दिनों बाद भारत को इसके बारे में पता चला। तो भारत पाकिस्तान इस पे दावा ना कर पाए, इसलिए जो भारत है वो नौसेना का जहाज भेजकर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराने के लिए यहाँ पे भेज देता है। तो पाकिस्तानी सेना भी लक्षद्वीप पे देखती है, तो वहाँ पे देखती है कि यहाँ पे भारत का झंडा लहराया हुआ है, तो वह वापस लौट जाती है। इसी तरह अब सूझबूझ और तरीके से इन्होंने अब भोपाल का विलय भी किया। अब भोपाल ऐसी देसी रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। यदि भोपाल पाकिस्तान में मिल जाती तो क्या होता, हमारा भारत बीच में से दो भागों में विभाजित हो जाता, क्या सिचुएशन होती भारत की। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनने हमारे सेंट्रल इंडिया मतलब जो भारत का हृदय है, मध्य प्रदेश और भोपाल, उसको विलय करवा के अपनी सूझबूझ और अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए देश की एकता को बनाए रखा। इस प्रकार हमारी जो देशी रियासतों के एकीकरण की समस्या है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो गई, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने व्यवहारिक और यथार्थवादी अनुभवों का प्रयोग किया। इसको देखते हुए जो हमारे बीबी गिरी हैं वो ये बोलते हैं कि यदि महात्मा गांधी हमारी स्वतंत्रता के निर्माता हैं तो वल्लभ भाई पटेल हमारे भारतीय संघ के निर्माता है। ऐसा बोलते, जैसे कि महात्मा गांधी ने जैसे भारत की स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया, बहुत आंदोलन चलाए और सत्याग्रह की नीतियों का प्रयोग किया और भारत को फाइनली स्वतंत्र करवाया। उसी तरीके से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने देशी रियासतों के कारण भारतीय संघ के 562 टुकड़े ना हो, उनको 562 टुकड़ों में भारत विभक्त ना हो, उसको देखते हुए एक देशी रियासतों का एकीकरण किया और एक अखंड भारत का निर्माण किया। और इस भारत के एकीकरण के संदर्भ में इसकी तुलना इन्होंने जर्मनी के बिस्मार्क से की। पर यदि हम देखते हैं तो जर्मनी का बिस्मार्क जो है वो कहीं ना कहीं सेना के बल पे जो हड़प करता है और हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनने प्रेम पूर्वक सत्याग्रह पूर्वक इस देशी रियासतों का विलय किया। उन्होंने मात्र एक जगह हैदराबाद का देशी रियासत था जहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सैनिक बल का प्रयोग किया, अदरवाइज उन्होंने कहीं भी नहीं किया। और हमारे जो देश में देशी रियासतों के एकीकरण में बहुत ज़्यादा समस्या थी क्योंकि हमारे इधर इतनी विविधता थी, विभिन्न धर्म के लोग थे, विभिन्न धर्म के लोग थे और इतनी विभिन्न संस्कृतियों के भी लोग थे। उसको देखते हुए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये देशी रियासतों का एकीकरण किया। जबकि फ्रांस जो था वो एक ही धर्म पे बेस्ड था और वहाँ वो काफ़ी छोटा भी था। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के एकीकरण में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका है